अस्सलाम वालेकुम। आज का माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर्स और विरुलेंस फैक्टर्स के बारे में। अगर आपने मज़ीद बैक्टीरिया को स्टडी करना है तो इस सीरीज़ में और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगी। यू कैन चेक देम आउट। सो लेट्स स्टार्ट। तो विरुलेंस अगर मैं आसान अल्फाज में आपको कहूँ वो है कि वो ऑर्गेनिज्म आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, जितना ज़्यादा एक ऑर्गेनिज्म विरुलेंट होगा उतना ज़्यादा उसकी डिजीज़ कॉजिंग और सिवियरिटी उसकी बढ़ेगी। ठीक है, और मुख्तलिफ फीचर्स हैं क्योंकि बैक्टीरिया में ज़ाहिर है ज़्यादातर वो है बिलॉन्ग तो एक ही फैमिली को करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में बहुत सारे छोटे-छोटे फ़र्क हैं जो इनको ज़्यादा या कम विरुलेंट बनाते हैं, ठीक है? उनकी पैथोजेनिसिटी को मुतासिर करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली कुछ स्ट्रक्चर्स हैं बैक्टीरिया के और फिर बैक्टीरियल एक्ज़ोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, जो कि विरुलेंस में उनको मदद देते हैं। तो वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। तो एक सबसे कॉमन जो उनका स्ट्रक्चरल फीचर है वो है फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होता है ना, समझें कि बैक्टीरिया की दुम है, ठीक है? उसको ये मूव करने में हेल्प करती है और ज़ाहिर है कि एक बैक्टीरिया जो ज़्यादा मूव कर सकता है वो ज़्यादा विरुलेंट होगा, ज़्यादा जगहों पे पहुँच सकता है, ज़्यादा एक्टिव होगा एंड सो ऑन। तो थोड़ा-सा फ्लैजिला को स्टडी करते हैं। तो फ्लैजिला बेसिकली लॉन्ग टेल्स की तरह की चीज़ है। ये प्रोटीन के बने होते हैं और ये ग्राम पॉज़िटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में हो सकते हैं। सब में नहीं होते, कुछ में होते हैं। और ये जिस प्रोटीन से बने होते हैं उसको फ्लैजेलिन कहते हैं। दे आर मेंट फॉर लोकोमोशन, यानी कि बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और फ्लैजिला जो होते हैं वो बैक्टीरिया की बॉडी से अटैच होते हैं बाय समथिंग कॉल्ड एज बेसल बॉडी। अगर आप ये तस्वीर की तरफ देखें फर्स्ट पिक्चर में तो आपको नजर आएगा कि बेसल बॉडी कहाँ पे है और इसकी मूवमेंट आपको नजर आएगी। जो बेसल बॉडी होती है वो इंटायर सेल वॉल को स्पैन करती है और इनर और आउटर सेल मेम्ब्रेन इन ग्राम नेगेटिव एंड टू द इनर मेम्ब्रेन इन ग्राम पॉजिटिव। अगर आप इसको सुन के थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो लेट मी रिमाइंड यू कि आपको पता है कि एक साइटोप्लाज़्मिक मेम्ब्रेन होता है ना, उसके बाहर एक सेल वॉल होती है, तो ग्राम पॉज़िटिव, ग्राम नेगेटिव दोनों में सेल वॉल होती है। ग्राम नेगेटिव जो होता है उसमें सेल वॉल के बाहर दोबारा एक सेल मेम्ब्रेन होता है जो आउटर होता है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो बेसल बॉडी है, वो इनर और आउटर सेल मेम्ब्रेन यानी कि थ्रू एंड थ्रू सारी जो लेयर्स हैं उनमें स्पैन करता है और ग्राम पॉज़िटिव के अंदर वो इनर मेम्ब्रेन जो है उससे अटैच है। तो इसकी मूवमेंट ये है कि ये स्पिन करता है और स्पिनिंग मोशन जो है ना वो भी आपको पहली तस्वीर में नज़र आ रहा होगा। स्पिनिंग मूवमेंट के साथ वो आगे-आगे बैक्टीरिया को पुश करता है। और अगर बैक्टीरिया एक केमिकल कॉन्सन्ट्रेशन के तरफ या उससे दूर जा रहा हो तो इस मूवमेंट को कीमोटैक्सिस कहते हैं। बैक्टीरिया का एक फ्लैजेलम भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो सिंगल पोलर फ्लैजेलम की मिसाल है विब्रियो कॉलेरा और इसी तरह ई कोलाई और प्रोटियस के ज़्यादा होते हैं। फिर स्पाइरोशीट्स जो होते हैं ना, ये एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं और ये समझो कि जैसे पेच नहीं होता स्क्रू, उसकी तरह होते हैं और इसका जो फ्लैजेला होता है वो इसलिए इंटरेस्टिंग है कि वो पेरिप्लाज़्मिक फ्लैजेला होता है। अगर आप ये पिक्चर में देखें ना, ये जो नीचे वाली तस्वीर है इसका जो सी वाला जो इमेज है, तो इसमें ये नज़र आ रहा है कि स्पाइरोशीट का कि इसका जो फ्लैजेलम है ना वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है और ये इसको रोटेटरी मूवमेंट से मूवमेंट होती है स्पाइरोशीट की। मूविंग ऑन, एक और स्ट्रक्चर है पिलाई या फिम्ब्रियाई भी इसको कहते हैं। ये भी विरुलेंस में मदद देता है। बेसिकली ये प्रोटीन का बना होता है और ये स्ट्रेट फिलामेंट होता है और ये बैक्टीरियल सेल वॉल से निकल रहा होता है। इस तस्वीर को देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये जो पर्पल कलर के लंबे-लंबे हैं, ये तो फ्लैजेला हैं और ये जो छोटे-छोटे बहुत सारे हैं पूरी बॉडी के अराउंड, ये पिलाए हैं। पिलाए फ्लैजेलम से छोटे होते हैं। इनका मकसद मूवमेंट नहीं होता, ठीक है? इनके 2 फंक्शन हो सकते हैं। नंबर 1 ये कि एडहेरेंस, यानी कि ये बैक्टीरिया को हेल्प करता है चिपकने के साथ, ठीक है ना? किसी सरफेस को अटैच होने के साथ। तो इन दैट केस उस पिलाई को कहेंगे एडहेरेंस पिलाई या एडहेसन। और अगर ये जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए इसका मकसद है, तो उसको कहते हैं सेक्स पिलाए, ठीक है? इसके बारे में एक मेरी वीडियो है बैक्टीरियल सेक्स जेनेटिक्स, उसको आप कंसल्ट करें, उसमें डिटेल में बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया गया है। सो एडहेशन पिलाई के ऊपर थोड़ी-सी बात करते हैं। तो एडहेशन पिलाई की मिसाल है कि नेसेरिया गोनोरी एक बैक्टीरिया है,
तो ये इट हेल्प्स इट बाइंड टू सर्विकल सेल्स एंड बकल सेल्स टू कॉज गोनोरिया। और इकोलाई और कैम्पाइलोबैक्टर जूजिनी जो हैं उसके पिलाई उसको हेल्प करते हैं टू बाइंड टू इंटेस्टाइनल सेल्स। फिर बॉटरनेला परटूसिस की जो एडहेजन्स हैं वो हेल्प करते हैं टू बाइंड टू सिलिएटेड रेस्पिरेटरी सेल्स एंड कॉज द वूपिंग कॉफ। ये पिक्चर है जी सेक्स पिलाई की। इसमें आप देख रहे हैं कि जेनेटिक डोनर और जेनेटिक रिसिपिएंट बैक्टीरिया के सेक्स पिलस आपस में जब अटैच होते हैं तो इस पैसेज के थ्रू जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। देन विल टॉक अबाउट कैप्सूल्स। बैक्टीरिया के कैप्सूल भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया के कैप्सूल क्या हैं? ये बेसिकली प्रोटेक्टिव वॉल्स होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करते हैं। ये जेलेटिनस लेयर होती है और ये सिंपल शुगर रेजिड्यू से बनी होती है। बैक्टीरिया इन शुगर्स को खुद प्रोड्यूस करते हैं और इवेंचुअली वो उनकी कोटिंग बन जाती है। अगर आपने इसमें डिटेल स्टडी करनी है तो मेरी वीडियो है बैक्टीरिया के बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर। आई थिंक इट्स कॉल्ड ओवरव्यू ऑफ बैक्टीरिया। तो उसमें मैंने डिटेल में कैप्सूल को डिस्कस किया हुआ है। सो इसमें ये कि बैसिलस एंथ्रेसिस जो है उसका जो कैप्सूल है ना वो एक्सेप्शन है क्योंकि उसका अमाइनो एसिड रेजिड्यू से बना हुआ है जिसको पोलिमराइज डी ग्लूटामिक एसिड कहते हैं। फिर ये है कि कैप्सूल का फ़ायदा क्या है? कैप्सूल जो है वो उनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम गेटिंग फेगोसाइटोज्ड, यानी कि हमारी बॉडी के जो मैक्रोफेजेस हैं न्यूट्रोफिल्स हैं जो बैक्टीरिया को समझो कि खा जाते हैं जिसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं, उस चीज़ से बचने के लिए उनको ये मदद करता है। फिर ये कि कैप्सूल्स उनको ख़ास आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी दे सकता है टू मेक देम यूनिक। तो एंटी सीरम जो होते हैं ना उनके साथ वी कैन आइडेंटिफाई देम। कैप्सूलर एंटीजेन्स होते हैं और इनकी मदद से वैक्सीन्स भी बन सकती हैं। कैप्सूल्स जो हैं उनका इम्पॉर्टेंट रोल है इन एडहेरेंस टू ह्यूमन टिश्यूज़, इसलिए ये इनकी विरुलेंस में हेल्प करते हैं। और 2 इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कि कैप्सूल्स की वजह से उनका है सारी उनकी जो लॉजिक है। तो उसमें इंडिया इंक स्टेनिंग है और क्वेलिंग रिएक्शन है। इंडिया इंक स्टेनिंग क्या है? बेसिकली ये जो स्टेन होता है ना, ये कैप्सूल इसको टेक अप नहीं करता, तो हम किस तरह उसको विजुअलाइज़ करते हैं कि हम कैप्सूल को अगर स्टेन नहीं कर सकते, तो हम उसके बैकग्राउंड को स्टेन कर देते हैं, ठीक है? और उससे क्या होता है कि कैप्सूल जो है ट्रांसपेरेंट हेलो की शक्ल में नज़र आ रहा होता है। तो और ये फंगस जो है क्रिप्टोकोकस उसको भी विजुअलाइज़ करने में हेल्प करता है क्योंकि उसका भी कैप्सूल होता है। फिर Congo red, nigrosin और eosin can also be used in place of India ink। क्वेलिंग रिएक्शन एक अगेन ये एक रिएक्शन है। उसमें बेसिकली होता है कि बैक्टीरिया आर मिक्स्ड विद एंटीबॉडीज़ जो कि स्पेसिफिक टू द कैप्सूल होते हैं और जब वो बाइंड करते हैं तो जो कैप्सूल है वो स्वेल अप हो जाता है विद वाटर। और इस चीज़ को हम माइक्रोस्कोपिकली जब विजुअलाइज़ करते हैं तो इस तरह की तस्वीर आपको नज़र आती है और इस स्वेलिंग रिएक्शन को क्वेलिंग रिएक्शन कहते हैं। और ये ऑर्गेनिज़्म की सीरोटाइप को डिटरमिन करने में हेल्प करता है। फिर ऑप्सोनाइज़ेशन की बात करते हैं। ऑप्सोनाइज़ेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी आपने आई थिंक फिज़ियो में भी ये पढ़ा ही होगा कि जब हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स जो फेगोसाइट्स हैं हमारे, वो जब एक बैक्टीरिया को समझो कि ईट अप करना चाहते हैं, फेगोसाइटोज़ करना चाहते हैं, तो उससे पहले एक मार्कर लगा होता है उनके ऊपर, ठीक है? इन सम केसेज़ जो हमारी बॉडी उसको ऑप्सोनाइज़ करती है, समझो कि उसको टैग कर देती है कि इस चीज़ को आपने फेगोसाइटोज़ करना है, ठीक है? तो इस प्रोसेस को ऑप्सोनाइज़ेशन कहते हैं। ये कैसे होते हैं कि देयर आर एंटीबॉडीज़ जो बैक्टीरियल कैप्सूल्स के खिलाफ बनी होती हैं, वो वहाँ पे जाके ना उसको ऑप्सोनाइज़ कर देते हैं और फिर हमारे मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल को पता चल जाता है कि इसको हमने ईट अप करना है। तो जो प्रोसेस ऑफ एंटीबॉडीज़ है बाइंडिंग टू द कैप्सूल इज़ कॉल्ड ऑप्सोनाइज़ेशन। वन्स दिस हैपेंस तो फेगोसाइट्स जो हैं दे कैन बाइंड द एफसी पोर्शन ऑफ द एंटीबॉडी एंड ईट अप द बैक्टीरिया। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वैसे नहीं फिर ये फेगोसाइटोज़ होते हैं, इनको ऑप्सोनाइज़ करना पड़ता है। फिर आते हैं जी थोड़ा-सा एंडोस्पोर के बारे में बात करते हैं। एंडोस्पोर क्या है? बेसिकली ये मेटाबॉलिकली डोर्मेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होती है और जो एंडोस्पोर होते हैं वो उसको रेज़िस्टेंट बना देते हैं टू हीटिंग यानी कि बॉइलिंग, कोल्ड, ड्राइंग और केमिकल एजेंट्स। एंडोस्पोर हर बैक्टीरिया नहीं बनाते, जो 2 जेनेरा हैं बैक्टीरिया के एरोबिक बैसिलस और एनारोबिक क्लॉस्ट्रीडियम, ये बनाते हैं। और ये एक प्रोटेक्टिव कोट होती है और इसकी मल्टीपल लेयर्स होती हैं जिसमें हम शुरू होते हैं जी सेल मेम्ब्रेन से। फिर आता है थिक पेप्टिडोग्लाइकन मैश जो उसके सेल वॉल होती है। फिर एक और सेल मेम्ब्रेन होता है। फिर एक वॉल होती है ऑफ केराटिन लाइक प्रोटीन, ठीक है? एक सख्त सी वॉल होती है केराटिन की। और फिर उससे आगे एक आउटर लेयर होती है उसको एक्सोस्पोरियम कहते हैं।
स्पोर्स का सिग्निफिकेंस ये है एज़ अ डॉक्टर जो आपको पता होना चाहिए कि स्पोर्स तब बनते हैं जब बैक्टीरिया के पास जो एनवायरनमेंट है ना वो फेवरेबल नहीं होती उसके लिए। वहाँ पे खुराक काफ़ी नहीं होती और हार्मफुल और क्या मैं कहूँ कि इतना अच्छी एनवायरनमेंट नहीं होती उसकी ग्रोथ के लिए, तो वो डिसाइड करता है कि मैं बिल्कुल ही डोरमेंट हो जाऊँ यहाँ पे काफ़ी सालों के लिए समटाइम्स। तो ये स्पोर्स तब इनको मदद देते हैं। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको ऑटोक्लेव में इसीलिए हीट करते हैं जो कि एक्चुअली स्टीम होती है व्हिच इज़ अंडर हाई प्रेशर 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, ताकि ये जो स्पोर्स हैं अगर आपके उन चीज़ों के ऊपर पड़े हुए हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएँ, ठीक है? तो व्हेन द स्पोर इज़ एक्सपोज्ड टू अ फेवरेबल एनवायरनमेंट, तो जब न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं और अच्छी एनवायरनमेंट होती है तो फिर वो एक्टिव हो जाता है। बायोफ़िल्म, बायोफ़िल्म एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बेसिकली बायोफ़िल्म एक समझो कि एक जेली जैसी और जेल जैसी एक चीज़ होती है, जो बैक्टीरिया खुद बनाता है और ये इसको प्रोटेक्ट करता है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, केमिकल से, बहुत सारी मैकेनिकल स्क्रबिंग से इनको बचा लेता है। तो बायोफ़िल्म एक एक्स्ट्रा सेल्युलर पॉलीसैकेराइड नेटवर्क है, जो कि मैकेनिकल स्कैफ़ोल्ड है अराउंड द बैक्टीरिया और ये उनको प्रोटेक्ट करता है इवन डिहाइड्रेशन से भी, फिज़िकल और केमिकल हार्म से। बायोफ़िल्म जो होती है वो एक बैक्टीरिया बनाता है, फिर दूसरा भी बनाता है और समटाइम्स पूरी-पूरी कॉलोनीज़, और ज़रूरी नहीं है वो एक तरह के बैक्टीरिया हों, वो सारे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है? और जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है वो बायोफ़िल्म उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। इसको समझना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ प्रोस्थेटिक डिवाइसेज़ होती हैं, जैसे आईवी कैथेटर्स हैं, उनके ऊपर बायोफ़िल्म बन जाती है और उससे ये होता है कि फिर एंटीबायोटिक्स और हमारे इम्यून सिस्टम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है? और इन्फेक्शन होती रहती है। The most effective way to cure an infection involving a prosthetic device is to remove the device. इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बायोफ़िल्म कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? ग्लाइकोकैलिक्स इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ये एक पॉलीसैकेराइड है एंड इट इज़ अ कोटिंग secreted by some bacteria. It helps them adhere firmly to structures like skin, heart valves, prosthetic joints and catheters. फिर आते हैं जी फैकल्टेटिव इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स के बारे में। तो बेसिकली ये भी एक विरुलेंस का फैक्टर है कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि अगर हमारे न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज उनको फेगोसाइटोज़ भी कर लें ना, तो वो उसके अंदर भी सेफ रहते हैं। वो किस तरह रहते हैं कि वो प्रिवेंट करते हैं फेगोसोम और लाइसोसोम की फ्यूजन को, क्योंकि आपको पता है अगर आपने फिजियोलॉजी पढ़ी है तो फेगोसाइटोसिस में क्या होता है कि पहले वो उसको इनगल्फ करता है, फेगोसोम बनता है और उसके अंदर पहले से एक लाइसोसोम होता है जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं टू डिस्ट्रॉय देम, ठीक है? और फेगोसोम लाइसोसोम फ्यूज करता है, वो एंजाइम उसके साथ इंट्रोड्यूस होता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि इस फ्यूजन को होने ही नहीं देते और वो बचे रहते हैं और उस बैक्टीरिया के अंदर सॉरी उस फेगोसाइट के अंदर सेफ रहते हैं। और इसको फ़ायदा इनको ये है कि फिर जब वो हमारी फेगोसाइट के अंदर सेफ है, तो फिर वो जो ब्लड स्ट्रीम में एंटीबॉडीज़ हैं और इम्यून डिफेंसेस हैं, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर टॉक्सिन्स पे आते हैं जी, एक्सोटॉक्सिन वर्सेस एंडोटॉक्सिन। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। एक्सोटॉक्सिन जो है ये बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों बना सकते हैं और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि एक्सोटॉक्सिन की वजह से होती हैं। ब्रीफली इनको अगर हम डिवाइड करें तो न्यूरोटॉक्सिन भी होते हैं, एंटेरोटॉक्सिन, पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन, टिश्यू इन्वेसिव एक्सोटॉक्सिन और मिसलेनियस एक्सोटॉक्सिन्स। ये एक्सोटॉक्सिन्स की टाइप्स हैं। न्यूरोटॉक्सिन का एग्जांपल हो सकता है जी, ये वो एक्सोटॉक्सिन है जो कि नर्व्स और मोटर एंड प्लेट्स के ऊपर एक्ट करके पैरालिसिस कराते हैं, जैसे कि टेटनस टॉक्सॉइड और बोtulinum टॉक्सिन। फिर आता है एंटेरोटॉक्सिन। एंटेरोटॉक्सिन ऐसे एक्सोटॉक्सिन हैं जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे एक्ट करते हैं और डायरिया कराते हैं। कैसे कराते हैं कि वो NaCl की रीअब्ज़ॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं एंड दे एक्टिवेट NaCl सिक्रीशन और दे किल इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स। ये डिफरेंट वेज़ हैं जिसके साथ वो डायरिया कराते हैं। द कॉमन एंड रिजल्ट इज़ दैट कि जो ऑस्मोटिक पुल ऑफ फ्लूइड है, वो इंटेस्टाइन की तरफ हो जाता है और डायरिया हो जाता है। एंटेरोटॉक्सिन 2 तरह की डिजीज़ेज़ करा सकते हैं। नंबर 1 इन्फेक्शियस डायरिया, नंबर 2 फूड पॉइज़निंग। इन्फेक्शियस डायरिया की साइंस ये है कि वो कोलोनाइज़ करते हैं और जीआईटी से बाइंड करते हैं और लोकली एक्सोटॉक्सिन को रिलीज़ करते हैं। और डायरिया विल कंटिन्यू अंटिल हमारा इम्यून सिस्टम कैचेस अप विद इट, फाइट्स इट ऑफ या फिर एंटीबायोटिक्स दें। जो फूड पॉइज़निंग होती है ना, वो एक्चुअली
तब होती है कि जो खाना हम खाते हैं ना वो इन्फेक्टेड होता है बैक्टीरिया से और उसके अंदर उसके एक्सोटॉक्सिन रिलीज हुए होते हैं और उसको हम इंजेस्ट करते हैं और उससे वॉमिटिंग और डायरिया होती है, लेकिन वो 24 आवर्स से लेस होती है। ठीक है? तो दीज आर एंटेरोटॉक्सिन्स। फिर आता है जी पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन। पायरोजेनिक से मुराद फीवर कॉजिंग। ठीक है? तो इसमें ये होता है कि ये साइटोकाइन्स की रिलीज को स्टिमुलेट करता है जिससे फीवर, रैश या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। एग्जांपल्स आर स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। फिर आता है जी टिश्यू इन्वेसिव एक्सोटॉक्सिन्स। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऐसे एक्सोटॉक्सिन बनाते हैं जो कि टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए, कोलेजन, फाइब्रिन, एनएडी, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर मिसलेनियस एक्सोटॉक्सिन्स आ जाते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विरुलेंस एंड दे कैन कॉज डिजीजेस व्हिच आर स्पेसिफिक टू दैट बैक्टीरियम। फिर आते हैं थोड़ा सा एंडोटॉक्सिन के ऊपर। मेरी जो वीडियो है जिसमें मैंने बैक्टीरिया को थोड़ा सा ओवरव्यू किया हुआ है, उसमें मैंने एंडोटॉक्सिन का ज़िक्र किया है। तो बेसिकली ये लिपिड ए का दूसरा नाम है और लिपिड ए जो है इट इज़ पार्ट ऑफ अ पीस ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन एलपीएस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है? इस तस्वीर को आप देख लें, आपको बेहतर समझ आएगी। इसमें ये है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके अंदर यू हैव दिस थिंग कॉल्ड एलपीएस जिसके फर्दर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसमें जो एंडोटॉक्सिन है इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स। एंडोटॉक्सिन जो है वो इसकी बेसिकली बात ये है कि जब एंटीबायोटिक्स देते हैं ना ऐसे बैक्टीरिया को, तो क्या होता है कि बैक्टीरिया जब मर जाता है और वो फट जाता है, लाइज हो जाता है और स्कैटर हो जाता है, तो इसका एंडोटॉक्सिन ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और फिर वो तबाही करता है। ठीक है? एंडोटॉक्सिन जो है वो शॉक करा सकता है, फीवर करा सकता है, सो मेनी थिंग्स। ठीक है? सेप्सिस वगैरह। तो दिस इज़ वेरी डेंजरस और डॉक्टर को इसका पता होना चाहिए कि किस तरह के बैक्टीरिया को किस तरह का ट्रीटमेंट सूट करता है। जो लिविंग बैक्टीरिया होता है ना, वो स्मॉल और स्टेडी अमाउंट्स के अंदर एंडोटॉक्सिन रिलीज करता है। लेकिन समटाइम्स व्हेन यू ट्रीट अ पेशेंट जिसको ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन है और आपने एंटीबायोटिक्स दे दी, तो लार्ज अमाउंट के अंदर एंडोटॉक्सिन रिलीज हो जाता है। ठीक है? और रिमेंबर कि एक्सोटॉक्सिन जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया बनाता है और एंडोटॉक्सिन जो है इसके स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है? ग्राम नेगेटिव का। फिर एंडोटॉक्सिन्स आर बेसिकली शेड ऑफ ड्यूरिंग लाइसिस और एंडोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो ओवर प्रोडक्शन कराते हैं साइटोकाइंस के, लाइक टीएनएफ जो कि ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर है, और इंटरल्यूकिन 1 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड दैट कैन कॉज सेप्टिक शॉक। तो जो एलपीएस है वो कॉम्प्लीमेंट कैस्केड को और कोएगुलेशन कैस्केड को भी एक्टिवेट कर सकता है और वर्स्ट केस सिनारियो डीआईसी हो सकता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। एंडोटॉक्सिन्स आर पुअरली एंटीजेनिक और इसलिए इनके खिलाफ एंटीटॉक्सिन्स नहीं बन पाते। सेप्टिक शॉक क्या है? सेप्टिक शॉक एक डेडली रिस्पॉन्स है टू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन. It is a major cause of death in ICU settings, and before you understand this, you should have a concept of bacteremia, sepsis, and septic shock. बैक्टीरीमिया क्या है? सिंपल अल्फाज में ये कि अगर आपके ब्लड में बैक्टीरिया है तो इट इज बैक्टीरीमिया। ठीक है? बैक्टीरिया कैन बी डिटेक्टेड इन द ब्लड बाय डूइंग अ ब्लड कल्चर और ज़रूरी नहीं है कि सिम्टम्स इसके हों, ये सिम्टोमेटिक भी हो सकता है। सिंपली आपको ये भी कह सकते हैं, जब हम दांत ब्रश करते हैं तब भी आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर थोड़े से बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, वो एक ट्रांजिएंट बैक्टीरीमिया होता है और इसके वेरी फ्यू सिस्टेमिक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ठीक है? बैक्टीरीमिया कैन ट्रिगर इम्यून सिस्टम एंड कैन कॉज सिग्निफिकेंट सिस्टेमिक रिस्पॉन्सेज। फिर आता है सेप्सिस। ऐसा बैक्टीरिया जो कि सिस्टेमिक इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन को क्रिएट करता है, दैट इज सेप्सिस। एंड इसमें फीवर और रेज्ड वाइट ब्लड सेल्स, टैकीकार्डिया और टेकिपनिया हो सकता है। सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक तब है जब सेप्सिस जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर और ऑर्गन डिसफंक्शन कराए। ठीक है? इसको एंडोटॉक्सिक शॉक भी कहते हैं क्योंकि अमूमन एंडोटॉक्सिन्स इसको कराते हैं। बट इट्स बेटर टू कॉल इट सेप्टिक शॉक क्योंकि एंडोटॉक्सिक शॉक तो ग्राम नेगेटिव के साथ होता है, लेकिन सेप्टिक शॉक ग्राम पॉजिटिव और कुछ फंगस के साथ भी हो सकता है। इट स्टार्ट्स बेसिकली विद लोकल इन्फेक्शन, बैक्टीरीमिया होता है, फिर ये कि रिलीज ऑफ एंडोटॉक्सिन या एक्सोटॉक्सिन या बोथ, और फिर इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, इम्यून सेल्स एंडोजेनस मीडिएटर्स ऑफ सेप्सिस को प्रोड्यूस करते हैं, लाइक टीएनएफ
और टीएनएफ जो होता है वो ट्रिगर करता है रिलीज ऑफ साइटोकाइंस लाइक इंटरल्यूकिन 1 फ्रॉम मैक्रोफेजेस एंड एंडोथेलियल सेल्स व्हिच ट्रिगर रिलीज ऑफ मोर साइटोकाइंस एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और एंड रिजल्ट ये होता है कि वेजोडाइलेशन, हाइपोटेंशन और ऑर्गन सिस्टम डिसफंक्शन होता है। सो दैट सेप्सिस। आई होप कि आपको समझ आई है कि देयर आर सो मेनी वेज कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं, विरुलेंस कॉज करते हैं। तो दिस इज अ वे टू अंडरस्टैंड देम, एंड इफ यू अंडरस्टैंड देम यू कैन treat the patient better. So if you like this video, please like, comment, share, and subscribe to my channel. Follow me on Instagram and Facebook, and I'll be back with another video. Allah Hafiz.